नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब दुर्दिन आता है तो हमला चारों तरफ से शुरू हो जाता है और यही परीक्षा की घड़ी होती है। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपका साथ छोड़ करके जाता है। ममता बनर्जी के लिए ऐसा लग रहा है कि दुर्दिन की शुरुआत 4 मई 2026 को शुरू हो गई। उसके पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब दुर्दिन की शुरुआत हुई उसके बाद से पूरा कुनबा बिखरने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये आंकड़ा 60 तक। और अब खबर आ रही है कि जो उनके सबसे करीबी थे, जिनके ऊपर पूरा दांव लगा दिया, जिनके लिए सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया नहीं, हर कर्म कर लिया नहीं, कुकर्म कर लिया। कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बदनामी मोल ली, जिनके लिए बगावत मोल ले ली पूरी दुनिया से। एक व्यक्ति चार चार पद, मेयर भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, काउंसलर भी हैं, इस तरह का तोहमत लिया, वो भी साथ छोड़ गया। वो व्यक्ति जो कल तक छुप छुप करके वार कर रहे थे, सामने आते नहीं थे, साफ छुपते भी नहीं थे। तो जो साफ छुपते नहीं थे और पूरी तरह से खुलकर सामने आते भी नहीं थे, वो भी ऐसा संकेत देने लगे कि ठीक है, अब हम छुपेंगे ज्यादा दिन तक नहीं, अब हम सामने आ जाएंगे। और कुछ जो बिल्कुल छुपे हुए थे, पर्दे के पीछे थे, वो भी सामने आ गए। तीन ऐसी शख्सियत जिन्होंने आखिरी समय में ऐसा लगता है कि खंजर को पूरी तरह से उसको चमकाया गया, उसके धार को तेज किया गया और फिर पीठ में छुरा घोंपा। तीन शख्सियत हैं, मिस्टर फिरहाद हाकिम जी, नैना बनर्जी और कुणाल घोष। कुणाल घोष तो जब कभी कभी कैमरे पर आकर के बोलते थे, इसका जवाब बनर्जी को देना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। जहांगीर ने जब अपना नाम वापस लिया, कहा कि अब हम पाल्टा की चुनाव से खुद को अलग कर रहे हैं, तो कुणाल घोष ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी देंगे। कटाक्ष था, व्यंग था, पूरी तरह से व्यंग था कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके जवाब के लिए जो सक्षम व्यक्ति हैं वो है श्रीमान अभिषेक बनर्जी। व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहे थे और पीड़ित भी थे, पीड़ा भी अंदर में थी। अभी खाली संदीपन साहा या ऋतव्रत बनर्जी बंदोपाध्याय यही केवल नहीं थे बागी, उन्होंने तो अपने साथ 60 को बागी बना लिया। लेकिन ये तीन और आंकड़ा जोड़ लीजिए आप, इन तीनों को सब कुछ दिया अभी ममता बनर्जी ने। फरियाद हाकिम को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए तैयार हो गए, चीफ व्हिप बनाने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ दिया। बावजूद इसके शुभेंदु अधिकारी की एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, जिसका कि आमतौर पर इनको बायकॉट करना चाहिए था, नहीं किया और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में जाकर के शामिल हुए। याद कीजिए, काकोली घोष दास्तीदार इसी तरीके से शुरुआत की थी और 6 विधायकों के साथ गई थी काकोली घोष दास्तीदार। वो भी ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी के द्वारा बुलाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में गई थी अपने साथियों को लेकर के। अब लेकिन फिरहाद हाकिम जी, नैना बनर्जी, कुणाल घोष, जिनके ऊपर सोते जागते जैसे भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का भरोसा था। भरोसा तो ऋतव्रत उपाध्याय पर भी, बनर्जी पर भी, बंदोपाध्याय पर भी था और संदीपन साहा पर भी था, लेकिन भरोसा को तार तार कर दिया। इसमें एक खेल पहले मैं उसका उजागर कर दूं, फिर मैं इन तीनों पर आऊंगा। ये श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी जो हैं, ये बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस पूरे अध्याय को लिखने का काम श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे संदीपन साहा कर रहे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो समर्थन का जो बिगुल था उसको थोड़ा सा बजाना बंद कर दिया और चुप्पी लगा ली। क्यों? भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है। जैसे ही ऋतव्रत बनर्जी का नाम आया, बीजेपी चौकन्ना हो गई। ऋतव्रत बनर्जी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा किस सेंस में नहीं है? धोखा देने के मामले में। ऋतव्रत बनर्जी ने अपने जीवन की शुरुआत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से की, एसएफआई से की। अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सर आशुतोष कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, एसएफआई में आए और फिर अपने को एलिवेट किया, बल्कि एजुकेट किया। सीपीआईएम में शामिल हुए और सीपीआईएम से राज्यसभा की टिकट पे वो राज्यसभा के सांसद बन गए। लेकिन वहां जनाब खुद को असहज करवाने में वक्त नहीं लगाया। ऋतव्रत बनर्जी को सीपीएम ने एक्सपेल किया, निकाला पार्टी से। उसके बाद श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी को लगा कि भाई यहां तो अब दाल गली नहीं, अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा रास्ता कुछ और ढूंढा जाए। बीजेपी में जा नहीं सकते क्योंकि झंडा उठाया था लाल सलाम का, हसुआ और चांद का। तो हसुआ और चांद का निशान लेकर के चले थे तो वो रुक गए। उनको लगा कि बीजेपी में हमारे दरवाजे बंद हैं। सोचा कि कांग्रेस की तरफ चला जाए। कांग्रेस की वहां पर संगठन की स्थिति देख करके श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी ने विचार बदल लिया। कहा कि ये आइडिया ठीक नहीं है, डूबती हुई नाव है कांग्रेस, इस पर पैर रखने का मतलब है कि नाव भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। ऋतव्रत बनर्जी ने खुद को कांग्रेस से भी अलग कर लिया। बीजेपी में तो दरवाजे बंद ही थे। उसके बाद श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का रुख किया, वहां दरवाजा खटखटाया, वहां दरवाजा खुल गया और ये पहुंच गए वहां पे। पहले वो सांसद बन गए, यहां से भी राज्यसभा के सांसद बन गए ऋतव्रत बनर्जी। और जब इस बार लोक विधानसभा का चुनाव आया तो कुछ जो भावी प्रोमिनेंट लीडर थे टीएमसी के, उसमें से एक बने ऋतव्रत बनर्जी। विधानसभा का चुनाव जीत गए वो। जीत करके आने के बाद कहानी शुरू हुई। एस्पिरेशन बहुत आगे था, डिजायर बहुत आगे था। वो कहते हैं ना कि जब आपकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है, विचारधारा कुछ नहीं होती है, या आपकी कोई इस व्यक्ति की विचारधारा तो थी, सफाई से शुरू किया, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, लेकिन उसको छोड़ करके फिर इसमें आए, इसका मतलब विचारधारा से समझौता किया। ये अगर वहीं रहते, सीपीएम को मजबूत कर रहे होते तो बात बनती, लेकिन सीपीएम से ये निकले नहीं, निकाले गए। ऋतव्रत बनर्जी को सीपीएम ने निष्कासित किया, निकाले गए ये सज्जन। इसका मतलब है कि पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने के बजाय पार्टी को कमजोर कर रहे थे। राज्यसभा के एमपी बनने के बाद की ये कहानी है। तो ये श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी ने उसके बाद सीपीएम को धोखा दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं। जब निकाला तो धोखा ही होगा। और जब इस पार्टी में आए, कांग्रेस के दरवाजे बंद, बीजेपी के दरवाजे बंद, जब तृणमूल कांग्रेस में आए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खंजर ही है। देखिए, बात अलग हो सकती है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ऐसे पाप किए हैं जिसके साथ कोई रह नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उस पाप में तब तक तो शामिल थे आप। आज बगावत कर रहे हैं आप, आज बगावत कर रहे हैं आप। जब आपको लग रहा है कि अब ये नाव डूबने वाली है, अब ये दोनों जेल जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि कुछ कुछ तिकड़म कर दो और नई पार्टी बना लो। बल्कि आपने तो कोशिश की बीजेपी में जाने की। आज भी श्रीमान शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं बड़े भाई शुभेंदु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डर से कह रहे हैं। और इनके साथ जो बाकी विधायक है, उसमें मुस्लिम विधायकों की भी संख्या कम नहीं है। वो सारे इनके गैंग में आ गए, क्योंकि उनको लगा, इनके गैंग में क्यों आए? क्योंकि बैकग्राउंड वही कम्युनिस्ट का बैकग्राउंड, और वही कम्युनिस्ट इस्लाम का गठबंधन, वही कम्युनिस्ट और इस्लाम का गठबंधन। आगे बंदोपाध्याय, आगे बहुत सौम्य चेहरा, अंग्रेजी में बोलने वाला चेहरा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। तो श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी ने
यहां पे ये देखा कि अब ये पार्टी डूब रही है, यही मौका है जब अपना करिश्मा खंगालो। और ये शुरुआत स्टूडेंट यूनियन के जमाने से ही है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी में ये काबिलियत है कि अपना रास्ता बनाया कैसे जाता है। तो उन्होंने अपना रास्ता बना लिया, रास्ता में दिख गया कि ये जो रास्ता है हमें अब लंबी दूरी तय नहीं करा सकता है। किसका रास्ता? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का रास्ता। अभिषेक बनर्जी के मातहत हम काम नहीं कर सकते, शुद्ध ईगो की टकराहट है। अभिषेक बनर्जी इनसे छोटे हैं, वैसे तो बहुतों से छोटे हैं, लेकिन इनको गवारा नहीं हुआ, ऋतव्रत बनर्जी को गवारा नहीं हुआ। उनको लगा कि अरे हम तो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, हम तो सीपीएम से आए हैं, हमारा संगठन पे बड़ा मजबूत पकड़ रहता है, आखिर हमने सीपीएम में अपनी सेवा दी, एसएफआई में अपनी सेवा दी, हम अपने कीमत पर आए हैं, अपने बल पर आए हैं, मेरी अपनी औकात है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। ईगो क्लैश वहां से शुरू हुआ। और जब ये ईगो क्लैश हुआ तो उनको मौका मिला, यही मौका है, और फिर उन्होंने ये खेल शुरू किया। और उसके बाद इनको पीछे से समर्थन मिलना शुरू हुआ काकोली घोष, दास्तीदार का। इस बारे में मैं कल बता चुका हूं। अब ये श्रीमान ऋतव्रत बनर्जी चाहते क्या है? अब इनकी जो स्थिति हो गई है कानूनी रूप से, अब फिर अभी अभी ये सोशल मीडिया पे बड़ा इसकी चर्चा हो रही है कि आरजीकर केस को दबाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख का फीस अकेले सिब्बल साहब ने वसूला था। आरजीकर केस को दबाने के लिए, जिस मामले में 3 आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंशन हो चुका है और नए आईपीएस ऑफिसर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है आरजीकर केस को नए सिरे से, कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी गठित हो गया है, कोर्ट ने खोल दिया है आरजीकर केस को, और वो जल्दी उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। एसआईटी गठित है ऑफिसर के नेतृत्व में और उसकी जांच शुरू हो गई है। लेकिन आरजीकर के मुद्दे को दबाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने सरकारी खजाने से 1 करोड़ 30 लाख का फीस दिया श्रीमान किनको? सिब्बल साहब। और न जाने कितने फीस गए हैं सिब्बल साहब को और सिंघवी साहब को। ये दोनों मिलकर के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए क्या क्या गुल नहीं खिलाए। जब श्रीमान चंद्रचूड़ थे जज, तो उनके साथ मिल करके कहिए या जैसे भी कहिए, लेकिन उन्होंने जो फैसले दिए थे, जब स्टे लगा था ईडी का के ऊपर, कुछ दिन के लिए स्टे लगा और उसके बाद जैसे ही वो हटा, जब वहां पे छापेमारी हुई तो 65 करोड़ रुपए कैश पकड़ा है। इसका मतलब है कि वो डिसीजन तो जो था वो मिली भगत से लाया हुआ था डिसीजन। किसी भी तरीके से अभिषेक बनर्जी को बचाने की प्लानिंग चल रही थी, और उसमें श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी हों या कपिल सिब्बल जी हों, वो इनके साथ खड़े थे। और इसीलिए अभी कपिल सिब्बल जी को लग रहा है कि उनको डर लग रहा है, भारत में रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि देखिए अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, ये क्या है बताइए, हम कैसे रहें भारत में। इसलिए तिलमिलाहट वहां नहीं है, तिलमिलाहट यह है कि पर्स चला गया हाथ से, जो कुछ भी अब मिलना था अब वो चला गया। लेकिन अभी गिद्ध दृष्टि फिर बन गई है। कैसे गिद्ध दृष्टि बनी है साहब? गिद्ध दृष्टि वहां पर लगी हुई है, 60 एमएलए का समर्थन है। ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हमको फूल का निशान दे दीजिए, 3 पत्ती वाला जो फूल है, जो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है या निशान है, पार्टी का जो निशान है, जो सिंबल है, वो सिंबल अब हमारा होगा, क्योंकि हमें विधानसभा स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी सौंप दी है। हमारे क्लेम को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, हमारी डिमांड को मान लिया है। अब हमने डिमांड किया है कि ये जो सिंबल है तृणमूल कांग्रेस का, उसे भी हमको देना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच फंसा हुआ, और इसीलिए गिद्ध दृष्टि हमारे वकीलों की है कि फिर से करोड़ों की तस्वीर हो जाएगी, क्योंकि सिंबल चला जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा ना। इसलिए यहां पर गर्माहट शुरू हो गई, पॉडकास्ट और ये चर्चाएं शुरू हो गई। जब तक सांसद 2/3 नहीं जाएंगे, संगठन का एक प्रकार से 2/3 उनकी साथ नहीं होगा, तब तक सिंबल ममता जी के ही पास रहेगा। इसलिए अब ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी कवायद यह है कि सांसदों की जो टूट है, जिसमें खबर आ रही थी कि 29 में से 20 सांसद जा सकते हैं, उस टूट को रोका जाए किसी भी प्रकार से।
अगर वो राज्यसभा में टूट गया तो दिक्कत है, लोकसभा के सांसद का टूट गया तो दिक्कत है। मोटे तौर पर होगा कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो अगर 2/3 मेजॉरिटी से टूट जाते हैं और फिर संगठन में भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर संगठन भी जाए, देखिए 60 एमएलए अगर गए तो संगठन तो खत्म हो गया समझ लीजिए, क्योंकि एमएलए का अपना प्रभुत्व अपने इलाके पर होता है, उसके खिलाफ कोई जाकर के बगावत करेगा इसकी संभावना बहुत कम है। 1-2% मान लीजिए कि अपने एमएलए के खिलाफ जा सकता है, लेकिन उनको मालूम है कि इसी एमएलए के साथ तो हम रह करके चुनाव लड़े हैं, इसी ने हमें समर्थन दिया है, हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा सुनेगा कौन। ऊपर माए बाप की हालत कमजोर है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने लोकल नेता के खिलाफ वहां का संगठन बगावती तेवर नहीं अपनाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो या पन्ना प्रमुख हो, कोई नहीं जाएगा अपने लोकल एमएलए के खिलाफ। फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए 1-2% अगर चले जाए, 60 में से 1-2 एमएलए के खिलाफ वहां का लोकल कार्यकर्ता चला भी गया कि वो नहीं, हम ममता जी के साथ रहेंगे, अभिषेक जी के साथ रहेंगे, तो 1-2% मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है कार्यकर्ता का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सारे कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से लेकर के वो सारे आ जाएंगे नए तृणमूल के साथ, जिसका कि क्लेम कर रहे हैं ऋतवत बनर्जी कि आप मुझे वो सिंबल दे दीजिए। तो संगठन का भी एक प्रकार से जो संगठन में अपॉइंटेड है, हालांकि तत्काल प्रभाव से अभी खबर आई, अभी ताजा खबर, अभी का ट्वीट में दिखाता हूं आपको, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आप प्रवीण जरा सा उस ट्वीट को दिखाइए कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने संगठन को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था। ये देखिए, ये तत्काल प्रभाव से ये डिसॉल्व हुआ है। अभी इसमें जो इन्होंने लिखा है इसको जरा आपको पढ़ करके सुनाना बहुत अत्यावश्यक है। अब पढ़िए, इसमें से मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, इसलिए ये जरूरी था, इसलिए आनंद फानन में इसे किया गया। आनंद फानन में, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन it has been decided that all committees of the All India Trinamool Congress in West Bengal as well as its frontal organizations shall stand dissolved with immediate effect. अब जब से ये 3 पत्ती मांगने की बात हुई है ना, सिंबल मांगने की बात हुई है, तब से ही ये खेल शुरू हो गया है, सारा खेल तब से शुरू हुआ है। The party will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance, review, and organizational assessment at every level. Based on the findings of this exercise, the organizational structure of the parent body and all frontal organizations will be reconstituted and announced in due courses. तत्काल प्रभाव से सभी को डिसॉल्व किया जाता है, and the party remains committed to strengthening its organization and preparing it to meet future challenges with renewed vigor and purpose. बहुत बढ़िया बात है, आपने नए पर्पस को डिफाइन कर दिया है कार्यकर्ताओं के सामने और कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उसको हम डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व किया क्यों आपने? डिसॉल्व इसलिए किया आपने क्योंकि आपको इस बात का इल्म है कि ये सारे उधर ना कहीं चले जाएं और फिर वो फटाफट लिख करके दे देंगे कि देखिए 2/3 मेजॉरिटी से जो संगठन है वो भी हमारे साथ आ गया। इसके पहले कि वो पत्रांक जाता नए चुने लीडर ऑफ अपोजिशन को ऋतव्रत बनर्जी के पास, इसके पहले ही ममता बनर्जी ने पूरे पार्टी के पूरे संगठन को डिसॉल्व कर दिया और वहां फटाफट अपना आप नया संगठन के लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बड़े आनंद फानन में हुआ, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब ये सारा का सारा संगठन ही ऋतव्रत बनर्जी के साथ चला जाएगा। संगठन चला गया, एमएलए चले गए, काउंसलर एन मास रिजाइन कर चुके हैं काउंसलर, कई जगह के चेयरमैन रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना, आलमीरे से पैसे मिल रहे हैं। आप आलमीरा तो छोड़िए, बम बाजों के घर से बम मिल रहे हैं, बम, देसी बम। ममता बनर्जी खुद को कैसे बचाएंगी? कपिल सिब्बल उन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो एक रास्ता तो अभी हुआ कि डिसॉल्व किया, पहले पार्टी के सभी संगठन को डिसॉल्व कर दिया, नया संगठन अब वो बनाएंगे, वो क्लेम करेंगे। अब दूसरी नजर सांसद पर है, पार्षद गए, एमएलए गए, एक जो जा सकते थे उसको डिसॉल्व किया, एक दुर्ग इन्होंने बचाया टेक्निकली,
एक दुर्ग को इन्होंने थोड़ा सा बचा लिया है। अब जो दूसरा दुर्ग है सांसदों का। सांसद जाने वाले हैं। अब ये सांसद पर ये अपना डोरा डाल रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है कि हैदराबाद से कोई काला जादू करने वाले चले जाएं। काला जादू का तो ये हुआ है कि थोड़ा सा ठाकरे को की हियरिंग लंबी हो गई है। काला जादू का कुछ तो प्रभाव हुआ है, ऐसा लगता है। जो जज साहब वहां थे सुनने वाले, वो जज साहब बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज। बड़े आए थे, हाँ एकदम से फटाफट हम फैसला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। बड़े साहब जो थे ना, मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए लालायित थे, बन गए। अब वो नए जस्टिस आएंगे, वो करेंगे, तो कालाजादी का कुछ कुछ असर होता है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी काला जादू के लिए अब बिठाए लोगों को कि भाई काला जादू शुरू करो, सभी सांसदों को रोको, अगर 20 सांसद टूट के चले गए तो हमारा सिंबल चला जाएगा। अब इसकी सही खबर क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी काला जादू के लिए यज्ञ करवा सकती हैं और किसी प्रकार से 20 सांसदों को रोकने की कोशिश कर सकती हैं। अब देखते हैं। काकोली घोष दस्तीदार और ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, बल्कि अब तो फिरहाद भी कह लीजिए, नैना भी कह लीजिए, कुणाल भी कह लीजिए, सबके सब अब ये कहेंगे कि भाई सांसद भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो डंडे के बल पर हो सकता है आ जाए, डर लगे। शुभेंदु का एक्शन जिस तरह से हो रहा है, इधर पार्टी टूट रही है, उधर फर्जी सिग्नेचर में सीआईडी आ रहा है, उधर ईडी का रेड हो रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला में ईडी पहुंच गई कल अभिषेक जी के घर पर। तो सांस लेने का भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। एक से उबरते हैं दूसरा, दूसरे से उबरते हैं तीसरा, तीसरे से उबरते हैं चौथा। बचेंगे कैसे? 15-15 दिन का वो लीज मांग रहे हैं, उम्मीद कम है। तो उनकी सांस सांसद में है, इसलिए सांसद सोच रहे हैं कि सांसद सांस के साथ में कैसे रहूं। तो वो अगर वो सांस टूटी उधर जो सांसद में फंसी हुई है, तो वो इधर सांस टूट करके दूसरी तरफ सांस जुड़ जाएगी। अब उसको जोड़ने के लिए सभी सांसद प्रयत्नशील हैं। अब देखिए होता क्या है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि ऋतव्रत बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी भी भरोसा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दूर से इस पूरी कहानी को, इस फिल्म को देख रही है। लेकिन पार्टी तो टूट गई, अब 20 सांसद का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।